कैसे हो आप सब लोग। तो आज का सेशन इस मैथ पेडागोजी का पार्ट 3 है। तो आज नेक्स्ट टाइप जो है उसको देखते हुए चलते हैं। आज के टाइप है गणित भाषा की महत्वपूर्ण शब्दावली। पहला है अंक। अंक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? न्यूमरल। अंक क्या है? तो यह एक नाम है जो सिंबल नंबर को दर्शाता है। गणित की भाषा सरल और बोधपूर्ण होनी चाहिए। गणित की भाषा बच्चों के मानसिक स्तर के अनुरूप होनी चाहिए और उनके दैनिक जीवन से संबंधित होनी चाहिए। अगला वर्ड है, एक होता है एग्रीगेशन जिसको हिंदी में कहते हैं समुच्चयन, और एक होता है एगमेंटेशन जिसको कहते हैं संवर्धन। एग्रीगेशन यानी समुच्चयन क्या है कि जब दो चीज़ों को जोड़ते हैं तो वहाँ पे होता है एग्रीगेशन। जैसे 2 सेब प्लस 2 सेब बराबर 4 सेब, 10 आदमी प्लस 10 आदमी बराबर 4 आदमी। जहाँ सिंपल जोड़ा जाए वहाँ पे क्या होता है? तो एग्रीगेशन यानी समुच्चयन होता है। यहाँ से प्रश्न इम्पॉर्टेंट बनते हैं। और एक होता है एगमेंटेशन। एगमेंटेशन क्या है? तो जब एक चीज़ को बढ़ाया जाता है तो उसे एगमेंटेशन कहते हैं। जैसे दूध में पानी को केवल मिलाया जाता है, बढ़ाया जाता है, तो वहाँ पे क्या होगा? एगमेंटेशन होता है। जैसे डेयरी वाला रहता है, वह घर घर दूध सबके देता है और दूध में वह केवल पानी मिलाता है, दूध में नहीं मिलाता है, तो यहाँ पे होगा एगमेंटेशन। नेक्स्ट टाइप है मुक्त प्रश्न और बंद अंत प्रश्न। एक होता है, अगर चिंतन में देखोगे तो अपसारी चिंतन, एक होता है अभिसारी चिंतन। ठीक उसी प्रकार मैथ पेडागोजी में है एक मुक्त अंत प्रश्न, एक होता है बंद अंत प्रश्न। मुक्त अंत प्रश्न अपसारी चिंतन में आता है, अपसारी चिंतन जैसा ही आंसर होता है, और बंद अंत प्रश्न जो है अभिसारी चिंतन के अंतर्गत आता है। मुक्त अंत प्रश्न क्या है? तो जिसका उत्तर एक हो या जिस प्रश्नों के एक से ज़्यादा नहीं, सॉरी दोस्तों, मुक्त अंत प्रश्न वह प्रश्न होता है जिसके में एक से ज़्यादा उत्तर होते हैं। जैसे दिल्ली की क्या विशेषता है? तो विशेषता बहुत सारी बताते रह जाओगे। आपकी क्या विशेषता है या मेरी क्या विशेषता है तो बताते रह जाओगे, तो यह किसके अंतर्गत आएगा? तो मुक्त अंत प्रश्न के अंतर्गत आएगा। अब यहाँ पे जैसे कहा जाए कितना में जो वे कौन से दो नंबर हैं जिनको जोड़ने पर 8 आएगा, तो एक आंसर नहीं होगा, एक से अधिक आंसर होंगे, तो यहाँ पे क्या होगा? मुक्त अंत प्रश्न होता है। बंद अंत प्रश्न में क्या होता है? जिन प्रश्नों का उत्तर केवल एक होता है, केवल एक मतलब एक इकाई नहीं, प्रश्नों का उत्तर एक होता है। जैसे 5 में 3 जोड़ने पर क्या आएगा? तो 8 ही आएगा, 9 नहीं आएगा या 7 नहीं आएगा, तो इसका उत्तर हमेशा क्या है? एक ही है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? बंद अंत प्रश्न हो जाएगा। इसी प्रकार अगर मैथ्स उसमें पेडागोजी में पढ़ोगे, एक चैप्टर है चिंतन। तो चिंतन 2 प्रकार से होता है, एक अभिसारी चिंतन, एक अपसारी चिंतन। अभिसारी चिंतन में क्या होता है? इसमें भी प्रश्न किसी बालक जो है किसी एक टॉपिक पर किसी एक प्रकार से ही सोचता है, तो वहाँ पे होता है अभिसारी चिंतन। और एक होता है अपसारी चिंतन जिसमें बच्चा जो है उसके कई सारे फैक्टों को जो फैक्ट पर जोड़ता है, फैक्टों को देखता है, सोचता है, वहाँ पे होता है अपसारी चिंतन। अगला टाइप है रचनात्मक, योगात्मक और निदानात्मक आकलन। रचनात्मक आकलन क्या होता है? तो यह टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान या उससे पहले होता है। जैसे हम अभी ऑनलाइन अगर आप सभी को पढ़ाने लगे और ऑनलाइन में पढ़ाते पढ़ाते प्रश्न भी मैं पूछूं, आप लोग उत्तर भी दोगे, आप लोग भी प्रश्न पूछोगे, मैं उत्तर दे दूंगा, तो यह होगा क्या? रचनात्मक आकलन। और इसे जो है पॉजिटिव टैगवर्ड के रूप में भी यूज किया जाता है, यानी पॉजिटिव चीज़ होता है।
सीडी पेडागोजी में कहा गया कि अगर बच्चे किसी भी चीज़ को जानने के लिए उत्सुक हैं तो उनको तुरंत ही आंसर उसका मिलना चाहिए। तो रचनात्मक आकलन में यही होता है कि तुरंत उत्तर उसका मिलता है, इसलिए यह पॉजिटिव होता है। दूसरा है योगात्मक आकलन या समेटिव असेसमेंट। यह टीचिंग लर्निंग प्रोसेस खत्म होने के बाद होता है। यह जो है इसमें जैसे हम ऑनलाइन पढ़ाते जब मैं ऑफलाइन हो जाता हूँ तब आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में चाहे जो भी लिखोगे उसका रिप्लाई मैं पता नहीं कब तक दूंगा और कैसे दूंगा। तो यानी बच्चा जब उत्सुक है उसी समय उसको मिलना चाहिए, जबकि यहाँ पे कई समय बाद मैं आज देता हूँ कल दूंगा, पता नहीं कब तक उसका आंसर दूंगा। तो यहाँ पे होता है समेटिव असेसमेंट यानी योगात्मक आकलन। यह निगेटिव टैगवर्ड के रूप में हम प्रयोग करते हैं। प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि कोई बच्चा की छमाही परीक्षा हो रही है तो यह किसके अंतर्गत आएगा, तो योगात्मक आकलन के अंतर्गत आएगा। एक होता है निदानात्मक आकलन। इसमें सिर्फ कारणों या समस्या की पहचान की जाती है, यानी डायग्नोस्टिक असेसमेंट। डायग्नोस्टिक, इसको क्या कहेंगे, डायग्नोस्टिक असेसमेंट। निदानात्मक में क्या, जैसे मैं इसका एक एग्जांपल अच्छा सा बताता हूँ। अगर आपको बुखार उखार कुछ भी हुआ है, मान लेते हैं, डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर तुरंत उसमें इलाज नहीं करता है, पहले बढ़िया से जांचेगा, देखेगा बीमारी कौन सी है, कैसी गड़बड़ी है, तब जाके सुई लगाएगा फिर दवा देगा। ऐसा नहीं कि जाते ही कहेगा ला तुमको पहले सुई लगाते फिर हाँ भाई बता तेरा कहाँ दर्द हो रहा है या क्या हो रहा है, ऐसा नहीं होता है। इसीलिए निदानात्मक में यही होता है कि वह टीचर जो है कारणों का या कोई भी होता है जो कारणों का पहले पता लगाता है कि किस कारण से ये गड़बड़ी हो रही है या ये क्या कारण है। नेक्स्ट टाइप है एबेकस। एबेकस क्या है, तो इसमें बच्चों को बेसिक, ये भी इम्पोर्टेंट यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, अभी क्वेश्चन को भी हम देखते हुए चलेंगे। अबेकस, इसमें बच्चों को बेसिक काउंटिंग, जोड़ घटा, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू आदि का ज्ञान दिया जाता है। यहाँ पे इन सारे पॉइंट को याद करना है। बेसिक काउंटिंग, जोड़ घटा, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, इसका ज्ञान किस में दिया जा सकता है या किससे दिया जाता है, तो अबेकस से। यहाँ पे बच्चों में अगर छोटे क्लास में पढ़े होंगे तो ऐसे पढ़ाया जाता था। इससे क्या होता है, बच्चों को बेसिक काउंटिंग, जोड़ घटा, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू आदि का ज्ञान दिया जाता है। आगे है जियो बोर्ड। क्या है, तो इसके माध्यम से बेसिक ज्योमेट्री का ज्ञान कर दिया जाता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो ये चतुर्भुज बनाया गया है, यह समचतुर्भुज बनाया गया, त्रिभुज बनाया गया है, आयत बनाया गया। तो जियो बोर्ड की सहायता से हम 2D का शेप बना सकते हैं, 3D का शेप नहीं। शेप यानी जैसे वृत्त, सर्कल, चतुर्भुज, त्रिभुज ये सब बना सकते हैं, लेकिन 2D शेप को बनाएंगे। शेप दो प्रकार से होता है, एक 2D होता है, एक 3D होता है। 2D में लंबाई और चौड़ाई पाई जाती है, जबकि 3D में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई पाई जाती है। लेकिन जियो बोर्ड में केवल 2D शेप को ही हम बना सकते हैं, 3D शेप को बना नहीं सकते हैं। आगे है ग्राफ पेपर। ग्राफ पेपर सभी लोग देखे होंगे, जब साइंस पढ़ते, भौतिक विज्ञान ऊंची क्लास में BSc UC हो गए या इंटर हो गए तो वहाँ ग्राफ बनाने को आता है। उसी प्रकार ये ग्राफ होता है, इसमें डेसिमल नंबर का ज्ञान दिया जाता है। ग्राफ पेपर में किसका ज्ञान दिया जाता है, तो डेसिमल नंबर का ज्ञान दिया जाता है। आगे है डॉट पेपर। डॉट पेपर क्या है, तो इसमें ज्योमेट्रिकल शेप तथा इंग्लिश अल्फ़ाबेट का ज्ञान दिया जाता है। डॉट पेपर में क्या, ज्योमेट्रिकल शेप्स तथा इंग्लिश अल्फ़ाबेट, जैसे यहाँ इसे बना सकते हो, फिगर कोई भी बना सकते हो। तो यहाँ पे इसमें क्या होगा, ज्योमेट्रिकल शेप यानी कोई भी आकृति बना सकते हो और इंग्लिश के अल्फ़ाबेट लिख सकते हो। नेक्स्ट है 10 ग्राम। 10 ग्राम क्या है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें ज्योमेट्रिकल शेप्स की जानकारी दी जाती है पिक्चर के माध्यम से।
यानी मूर्त रूप से पढ़ाया जाता है टेनग्राम की सहायता से। टेनग्राम में क्या क्या है इसमें, तो ये भी पूछा जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 7 शेप्स होते हैं, जिसमें से इसमें सारे शेप्स को देख लेना। एक त्रिभुज इधर है, एक त्रिभुज इधर है, एक त्रिभुज इधर, एक त्रिभुज इधर। 3 तो त्रिभुज जैसे हैं, 4 त्रिभुज है और एक जो है समचतुर्भुज है, एक वर्ग जैसा है। यानी टेनग्राम में बच्चों को ज्योमेट्रिकल शेप्स की जानकारी पिक्चर्स के माध्यम से दी जाती है। आगे ये इम्पॉर्टेंट है, वैन हिले महोदय, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वैन हिले महोदय ने ज्यामिति स्तर यानी ज्योमेट्रिक थिंकिंग कैसे होता है बालकों में, इसके बारे में इन्होंने बताया है। और सीटेट का एक ऐसा कोई एग्ज़ाम हो ही नहीं सकता जिसमें ये महोदय ना पूछे जाए। तो ज्यामिति स्तर यानी वैन हिले महोदय ने बताया कि बच्चे ज्योमेट्री को किस प्रकार सीखते हैं, और इसके लिए इन्होंने 5 स्टेज बताई। वैन हिले महोदय ने बताया कि बच्चे जो है ज्योमेट्री को कितने स्टेज में सीखते हैं, तो 5 स्टेज में सीखते हैं। हालांकि लेवल 0 से चलेंगे तो लेवल तो तुम्हारा 6 हो जाएगा, लेकिन स्टेज कितनी होगी, 5 होगी। लेवल 1 में क्या करता है बच्चा, लेवल 0 या इसको हम कहते हैं चक्षुषीकरण, इंग्लिश में विजुअलाइजेशन, चक्षुषीकरण या विजुअलाइजेशन। इसमें बच्चे चीज़ों को सिर्फ जानते हैं या उन्हें देखकर उनकी इमेज बना लेते हैं। इसमें बच्चा आकृतियों की दिखावट के अकॉर्डिंग उसका क्लासिफिकेशन करता है। लेवल 0 में बच्चा केवल देखता है, और इसमें जो जैसे बिस्कुट खाता रहता है तो बिस्कुट अपने मन में बना लेगा, लेकिन वह जानेगा नहीं। और रोटी को जानेगा कि गोल जैसा कुछ है, लेकिन उसके बारे में जानेगा नहीं, लेवल 0 में। और लेवल 1 में जब जाएगा, विश्लेषण यानी एनालिसिस करेगा। इसमें बच्चा चीज़ों के ज्योमेट्रिकल नाम जानना शुरू कर देता है। बचपन में बिस्कुट रोटी ये सब खाता तो केवल वो जानता है, मतलब जानने का मतलब केवल उसकी छाप बनाता है मस्तिष्क में। अब विश्लेषण लेवल 1 में करता है। जब वह रोटी देखेगा तो कहेगा अरे वे तो वृत्त है, क्या है, वृत्त है। और जब भी वह बिस्कुट देखेगा तो वह जान जाएगा क्या है, आयत है, रेक्टेंगल है। तो लेवल 1 में क्या किया, ज्योमेट्रिकल नाम जानना शुरू कर दिया। लेवल 3 में क्या होता है, तो अनौपचारिक निगमन। लेवल 3 को क्या कहते हैं, अनौपचारिक निगमन यानी इनफॉर्मल डिडक्शन। इसमें बच्चा आकृतियों के बीच रिलेशन बनाना स्टार्ट कर देता है एवं उनकी सिमिलरिटी के बेस पर, यानी सिमिलरिटी के बेस पर लेवल 2 में अनौपचारिक निगमन के अंतर्गत सिमिलरिटी के बेस पर बीच में आकृतियों के बीच में रिलेशन बनाना स्टार्ट कर देता है। जैसे यहाँ पे कह देगा वर्ग है और ये आयत है, यानी वर्ग को काट छाट के आयत जो है आयत को काट छाट के वर्ग बनाया जा सकता है, यानी उनके बीच रिलेशन बनाने लगता है। और चौथा लेवल है कौन सा, औपचारिक यानी फॉर्मल। चौथा लेवल क्या है, औपचारिक या फॉर्मल। इसमें बच्चा आकृतियों यानी शेप्स के फार्मूला ढूंढने लगता है। कौन सा, जो है इसमें क्या करता है, फार्मूला को ढूंढने लगता है। जैसे आयत है तो आयत का फार्मूला क्या होगा उसको देखने लगेगा। वर्ग है, वर्ग का फार्मूला क्या होता है उसको देखने लगेगा। और उसमें लेवल 4 यानी दृढ़ता, रिगर। इसमें क्या होता है, इसमें बच्चा अपने ज्यामितीय चिंतन के अकॉर्डिंग खुद से चीज़ें बनाता है। यानी इस स्टेज में बच्चा क्या करने लगता है, ग्राफ बनाने लगता है, चित्र बनाने लगता है, किसी शेप को बनाने लगता है। तो यह कौन सा लेवल होगा, लेवल 4 या दृढ़ता, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं रिगर। नेक्स्ट टॉपिक है गणित की प्रकृति। गणित में संख्याएं यानी नंबर्स, स्थान, दिशा तथा मापन या मापतोल का ज्ञान प्राप्त किया जाता है।
गणित की प्रकृति सारे, इसमें हर फैक्ट जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो गणित में संख्याएं, स्थान, दिशा, मापन, मापतोल का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। गणित विज्ञान की क्रमबद्ध संगठित तथा अर्थात शाखा है। गणित विज्ञान का अमूर्त रूप है, यानी गणित में सारी गणना मूर्त रूप में नहीं अमूर्त रूप में होती है, इसलिए इसे क्या कहा गया, जो है गणित विज्ञान का अमूर्त रूप है। गणित तार्किक विचारों का विज्ञान है। गणित से लॉजिकल यानी तार्किक विचार विकसित होते हैं और तार्किकता का भावना उत्पन्न होता है। गणित आगमनात्मक तथा प्रायोगिक विज्ञान है। क्या है, तो आगमनात्मक क्या होता है, जो यानी एग्जाम्पल प्लस रोल। आगमनात्मक तथा प्रायोगिक विज्ञान है, यानी आगमन रूप से इसको देख सकते हो और प्रयोग में इसका प्रयोग जैसे विज्ञान में प्रयोग होता है उसी पर गणित का भी प्रयोग आप कर सकते हो। गणित के ज्ञान का आधार हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, यानी गणित का आधार हमारी क्या है, ज्ञानेंद्रियां हैं। और गणित के नियम, सिद्धांत, सूत्र सभी स्थानों पर एक समान होते हैं, जिससे उनकी सत्यता की जांच किसी भी समय तथा स्थान पर की जा सकती है। गणित हमेशा एक जैसा ही होता, जैसे यहाँ पे अगर 4 है तो पूरे वर्ल्ड में भी 2-2 4 होगा। 3 पच्चे 15 यहाँ है तो पूरे वर्ल्ड में कहीं भी चले जाओगे 3 पच्चे 15 ही होगा। ये सार्वभौमिक यानी यूनिवर्सल होता है। गणित के ज्ञान का उपयोग विज्ञान की विभिन्न शाखा यथा भौतिकी में, रसायन में, जीव विज्ञान तथा अन्य विषयों के अध्ययन में भी किया जाता है। गणित एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता, हर सब्जेक्ट में, डेली लाइफ में, हर जगह इसका प्रयोग देखने को मिलता है। गणित के अध्ययन से आगमन, निगमन तथा सामान्यीकरण की योग्यता विकसित होती है। गणित के नेक्स्ट पॉइंट है, गणित के अध्ययन से बालकों में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता का विकास होता है। यानी गणित में क्या है, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता का भाव विकास होता है। जैसे 3 पच्चे 5 यहाँ है तो कहीं भी जाओगे 3 पच्चे 15 यहाँ है तो कहीं भी पूरे वर्ल्ड में चले जाओगे 3 पच्चे 15 ही होगा। तो गणित लगाने के बाद सबके अंदर कॉन्फिडेंस की भावना होती है कि अगर मैंने रूल सही लगाया तो सब जगह क्या होगा, यही होगा। अब गणित की तर्क शक्ति। गणित में तार्किकता की प्रक्रिया कैसे कैसे होती है। पहले हम अनुमान लगाते हैं, फिर सामान्यीकरण यानी उसमें संबंध बनाते हैं, विशिष्ट स्थिति और परिकल्पना और प्रमाण। तो गणित में तार्किकता की प्रक्रिया पूछेगा तो यही क्रम लगा दिया जाएगा। पहले अनुमान, फिर सामान्यीकरण, विशिष्ट स्थिति, उसके बाद परिकल्पना और प्रमाण। आगे है गणित की भाषा। गणित की भाषा अंतर्राष्ट्रीय व सार्वभौमिक है। यह क्रमबद्ध और वैज्ञानिक भाषा है और यह संकेतात्मक एवं चित्रात्मक है। गणित कैसा है, संकेतात्मक है, यानी संकेत पर आधारित होता है, और चित्रात्मक, चित्र पर आधारित भी होता है। गैलीलियो महोदय के अनुसार गणित एक ऐसी भाषा है जिससे परमात्मा ने संपूर्ण ब्रह्मांड की स्थापना की है। बहुत बड़ी बात कहे हैं गैलीलियो महोदय। क्या कहे हैं कि गणित एक ऐसी भाषा है जिसे परमात्मा ने संपूर्ण ब्रह्मांड की क्या है, की है, स्थापना की है। अब महत्वपूर्ण कथन को देख लेते हैं, जहाँ से एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं। नेपोलियन महोदय के अनुसार गणित क्या है, तो गणित के उन्नत में ही सबकी उन्नति है। नेपोलियन महोदय ने क्या कहा कि गणित की उन्नति में ही सबकी उन्नति है। हब्स महोदय के अनुसार, हब्स महोदय ने बताया कि गणित एक पत्थर के समान विषय है। जिस प्रकार पत्थर औजारों को तीव्र करता है, ठीक वैसे ही गणित मस्तिष्क को तीव्र करता है। प्लेटो के अनुसार गणित मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करती है, जिससे सोई हुई आत्मा चेतन व जागृत अवस्था में आती है।
डटन महोदय ने यह कहा है कि गणित तर्कसम्मत विचार है। इसमें हब्स महोदय का इम्पोर्टेंट है, नेपोलियन का इम्पोर्टेंट है। अगला जॉन लॉक महोदय ने कहा कि गणित वो मार्ग है जो बच्चों के मन मस्तिष्क में तर्क की आदत पैदा करता है। मार्शल स्टोन के अनुसार अमूर्त व्यवस्था को मूर्त रूप देना ही गणित है। क्या है? अमूर्त व्यवस्था को मूर्त रूप देना ही गणित है। गौस महोदय के अनुसार गणित विज्ञान की रानी, ये भी इम्पोर्टेंट है। गणित विज्ञान की रानी है, किसने कहा है? तो गौस महोदय। रोजर बेकन के अनुसार गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार व कुंजी है। रोजर बेकन के अनुसार गणित सभी विज्ञानों की सिंह द्वार व कुंजी है। हागबेन के अनुसार गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। नेक्स्ट टॉपिक है निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण, डायग्नोस्टिक टीचिंग एंड उपचार जो है रिमेडियल टीचिंग, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। निदानात्मक शिक्षण क्या है? निदान का अर्थ होता है कारण जानना। अभी हमने बीच में भी देखा था, जो है निदान का अर्थ क्या है? कारण जानना। जैसे आप डॉक्टर के पास जाओगे तो पहले सुई वो नहीं लगाए, पहले बैठाएगा, रोग को पूछेगा, फिर उसके बाद बताएगा, फिर दवाई देगा और सुई लगाएगा। यानी निदानात्मक शिक्षण में यह होता है कि जो प्रशिक्षक या कोई होता है वह बच्चे के कारणों का या कहाँ कठिनाई हो रही है उसका पता लगाता है और उसकी कमियों, असफलता एवं कठिनाइयों को पता लगाना निदानात्मक शिक्षण के अंतर्गत आता है। और उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है? अगर बच्चों की कमियों का पता लगाने के बाद उनका समाधान करना या फिर दोबारा से शिक्षण करवाना क्या कहलाता है? तो उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। अगला टाइप है सामुदायिक गणित। सामुदायिक गणित का अर्थ क्या है? तो प्रत्येक वर्ग के लोगों को गणित का ज्ञान की आवश्यकता होती है। हमारे समाज में प्रत्येक व्यक्ति जो अपनी जीविका कमाता है तथा आय व्यय करता है, उसे किसी न किसी रूप में गणित के ज्ञान की आवश्यकता अवश्य होती है। जैसे कोई भी सामान लेना है, मार्केट में जाओगे तो कितने रुपए का सामान हुआ, कितने रुपए वापस मिलेगा, कितने रुपए मैंने दिया, ये सभी की जानकारी कैसे मिलती है? तो गणित से ही मिलती है। यानी सामुदायिक रूप से जिस हम गणित का प्रयोग करते हैं उसे हम कहते हैं सामुदायिक गणित। सामाजिक जीवन जीने के लिए गणित के ज्ञान की अत्यधिक आवश्यकता है। समाज में होने वाले सभी प्रकार के लेन देन, व्यापार, वाणिज्य, उद्योग, सेवाएं आदि सभी गणित पर ही निर्भर होते हैं। समाज की उन्नति को उचित ढंग से समझने और समाज के प्रगति के रास्ते पर चलाने में गणित की मुख्य भूमिका होती है। आगे टॉपिक है औपचारिक मूल्यांकन। औपचारिक मूल्यांकन क्या है? तो यह मूल्यांकन का वह तरीका है जिसमें अध्यापक या प्रेक्षणकर्ता द्वारा छात्रों की सीखने की प्रगति का समय समय पर लिखित या मौखिक रूप से मूल्यांकन किया जाता है। इसमें विद्यार्थियों को पता रहता है कि उनका मूल्यांकन किया जा रहा है। इसमें हर एक पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। इस प्रकार के मूल्यांकन मुख्यतः छात्र की शैक्षिक उपलब्धियों का ज्ञान होता है। औपचारिक मूल्यांकन में समय का पाबंद होता है और इसमें जिसका किया जाता है उसको भी पता रहता है और जो करने वाला होता है उसको भी पता होता है। आगे पॉइंट है औपचारिक मूल्यांकन की प्रमुख विधियाँ कौन कौन सी हैं? पहली है जांच सूची या चेक लिस्ट। जांच सूची में कुछ कथन दिए होते हैं। उन कथनों के संबंध में बालक को हाँ या नहीं में उत्तर देना होता है, जिसमें प्रश्न कथन बहुत स्पष्ट होते हैं। और दूसरी मेथड है प्रश्नावली विधि। इसमें विद्यार्थियों को छपी हुई प्रश्नों की एक सूची दे दी जाती है, जिन पर वह अपने उत्तर लिखकर अध्यापक को वापस कर देते हैं। और भी प्रदत्त कार्य द्वारा यानी असाइनमेंट द्वारा भी मूल्यांकन किया जाता है।
इसमें कैसे किया जाता है, छात्रों को अध्यापक द्वारा किसी विशेष विषय पर प्रदत्त कार्य यानी असाइनमेंट दे दिया जाता है। इसमें उस विषय से संबंधित महत्वपूर्ण पहलुओं को शामिल किया जाता है। इसे पूरा करने के लिए छात्रों को कुछ समय दिया जाता है और उसे घर पर रहते हुए भी कर सकता है। इससे भी जो है मूल्यांकन किया जा सकता है। लिखित परीक्षाएं यानी लिखित परीक्षा से भी मूल्यांकन किया जा रहा है। निबंध लिखने के लिए दे दिया जाए या किसी टॉपिक पर डिस्कस करने के लिए लिखने के लिए दे दिया जाए तो लिखित परीक्षाओं से भी मूल्यांकन किया जाता है। मौखिक परीक्षाएं, मौखिक परीक्षा से भी वाद विवाद, विचार विमर्श, नाट्य प्रदर्शन आदि से भी जो है मूल्यांकन की जा सकती है। आगे है अनौपचारिक मूल्यांकन। अनौपचारिक मूल्यांकन, इसमें जो है ना बच्चे परीक्षणकर्ता को, मतलब जो मूल्यांकन करने वाला होगा उसको पता होगा मैं मूल्यांकन कर रहा हूँ, लेकिन जिसका मूल्यांकन किया जाता है उसको पता नहीं होता है। जैसे मान लेते हैं स्कूल में गेंद जो है क्रिकेट हो रहा है तो दूर से ही टीचर गेस करेगा ये बॉल अच्छा कर पा रहा है कि बैटिंग अच्छे से कर पा रहा है कि कैच अच्छे से रोक पा रहा है। तो इसमें वह बच्चा खेलने में मस्त रहेगा और टीचर अपना दूर से ही गेस करता रहेगा कि जो है यह कैसा है। अनौपचारिक मूल्यांकन की प्रमुख विधियाँ अवलोकन या निरीक्षण विधि, यानी दूर से ही देख करके ऑब्जर्वेशन कर करके जो है जो मूल्यांकन कर सकते हो, यह अनौपचारिक मूल्यांकन के अंतर्गत आएगा। संवाद विधि, इसमें आपस में वाद विवाद संवाद करा करके भी मूल्यांकन किया जा सकता है। अभिलेख विधि, इसमें अभिलेखों से संबंधित विशेष घटनाओं में अंकित करके भी जो है संवेगात्मक व्यवहार के बारे में पता लगाया जा सकता है। अगला है गणित में शिक्षण की समस्याएं। गणित में शिक्षण की समस्याएं, टीचिंग प्रॉब्लम्स इन मैथमेटिक्स। इसमें क्या है तो छात्रों का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य, प्राथमिक स्तर पर छात्रों का गणित में कमजोर होना या गणित शिक्षण के लिए उचित वातावरण न होना, पाठ्यक्रम की संरचना की समस्या, शिक्षक का व्यवहार कैसा है वो भी मायने रखता है, अध्यापक का संबंधित विषय का सही ज्ञान ना होना ये भी प्रभावित करता है। इससे समस्याएं आती रहती हैं। उचित शिक्षण विधि का अगर प्रयोग नहीं किया जा रहा है तो भी समस्याएं जो है आएगी। त्रुटि विश्लेषण क्या होता है, यानी एरर एनालिसिस। गणित शिक्षा में त्रुटि की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। गलती से ही पता चलता है कि किस प्रकार की गलती हो रही है, इसमें किस प्रकार से सिखाया जाए। गणित में त्रुटियां तथ्यात्मक और प्रक्रियात्मक हो सकती हैं। त्रुटियां बच्चों द्वारा प्राप्त अंकों के बारे में प्रतिक्रिया प्रदान करती हैं। त्रुटियों के प्रकार कौन कौन सा है? लापरवाह त्रुटियां, कंप्यूटेशनल त्रुटियां, व्यक्तिगत त्रुटियां और अवधारणात्मक त्रुटियां। अब नेक्स्ट टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स यानी सांख्यिकी। सांख्यिकी क्या है तो संख्यात्मक आंकड़ों का व्यवस्थित अध्ययन सांख्यिकी कहलाता है। और आंकड़ों के प्रकार, पहला एक होता है प्राथमिक आंकड़े। जब कोई व्यक्ति खुद आंकड़े प्राप्त करता है तो प्राथमिक आंकड़ों के अंतर्गत आता है। प्राथमिक आंकड़े प्राप्त करने की विधियां कौन कौन सी हैं तो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, स्थानीय स्रोतों से सूचना प्राप्त करना, प्रश्नावली भरवाकर, प्रगणकों द्वारा सूची भरवाकर। द्वितीयक आंकड़े क्या होता है तो इन आंकड़ों को सरकार द्वारा भविष्य योजनाओं के निर्माण में प्रयोग में लाया जाता है। द्वितीयक आंकड़े प्राप्त करने की विधि क्या है? अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन, सरकारी प्रकाशन, अर्ध सरकारी संस्थाओं का प्रकाशन, व्यापारी संस्थाओं का प्रकाशन, पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन।